तो इन्होंने आज। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले की, और हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे। हमने बस्तर के शेर महेंद्र कर्मा की बातें सुनी, कुछ पुरानी बातें। जीवन साहू जी के पास चलते हैं। जीवन जी, अब चूंकि बहुत छोटी छोटी टिप्पणियों पर हमको इस चर्चा को यहां खत्म करना होगा, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे कि अब जैसा कि अनिल सौमित्र जी कह रहे थे कि अगर इस आतंक को खत्म करना है तो आपको कुछ बलिदान देने होंगे, कुछ त्याग करना पड़ेगा, लेकिन क्या वाकई हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह हो सकता है कि आपको किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कुछ निर्दोष लोगों का बलिदान देना पड़े? नहीं, देखिए क्या है कि आजादी के 60 साल हो गए और 60 साल में इस देश में माओवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, ये सारी चीजों से प्रशासन और राजनेता सारे लोग अब इससे, और जनता, ये सारे लोग अब इस बात पे का निष्कर्ष निकालना चाहिए कि 60 साल में जब हमने लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से इसका हल निकालना चाहा तो नहीं निकला, तो अब उसका इलाज क्या? तो कड़वी गोली तो खिलानी पड़ेगी, उसके बगैर चलेगा नहीं। और जहां तक निर्दोष लोगों का सवाल है, तो निर्दोष लोग इसलिए बच सकते हैं कि अगर हमारा खुफिया तंत्र मजबूत हो और हमारी इच्छा शक्ति हो कि हमें केवल वहीं उन्हीं लोगों को मारना है, उन्हीं लोगों को पकड़ना है, उन्हीं लोगों को सजा देना है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये बात पुलिस के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग और खुफिया विभाग के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन माओवादी है और कौन आम आदमी है। सवाल इस बात का है कि आज माओवादी इस देश में 20, 25, 50 हजार होंगे और जो जनता है वो करोड़ों की है। एक गांव में एक माओवादी घुस जाता है और वो पूरी जनता को बंधक बना देता है। आज आपको आजान का आश्चर्य होगा कि कई जिले ऐसे हैं जहां माओवादियों का शासन चल रहा है, वो उनको पैसा भी वसूल करते हैं, वो वहां के खनिज और वन संसाधन भी काट कर बेचते हैं। सवाल इस बात का है कि उनके पास जो आर्म्स एम्यूनिशन आधुनिक तरीके से वो कहां से आ रहे हैं? इनको चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों और कई दूसरे देश के लोग हैं जो इनको पैसा और ये आर्म एम्यूनिशन बेचते हैं। चलिए, यानी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि विदेशी ताकतों का इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, इन्हें समर्थन मिल रहा है। अनिल जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनिल जी, सवाल अब यह भी है कि इस घटना के बाद अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत हिंसा हुई है, बहुत ज्यादा खून बहा है, लेकिन हर बार हमने देखा है कि केंद्र और राज्य के बीच खींचतान होती है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान हो जाती है और मामला जो है बीच में ढुलमुल रवैये के साथ खत्म हो जाता है। अब क्या होगा? देखिए क्या है, अब तो निर्णायक लड़ाई की स्थिति बन चुकी है। चाहे तो आपको रहना है या नहीं रहना है, और इस बीच में अपने को एक विभाजन रेखा खींचनी पड़ेगी। या तो हम नक्सलियों के समर्थक हैं या हम नक्सलियों के विरोधी हैं। हमको अपना पक्ष तय करना पड़ेगा कि आप किस पक्ष में हैं, यह तय होना चाहिए, और दोनों पक्षों के साथ उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो नक्सलियों के विरोधी हैं उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए, जो नक्सलियों के समर्थक हैं उनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। बस अब निर्णायक लड़ाई, और इसमें कीमत की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, आपको यह लड़ाई जीतनी है, नहीं तो आपका अस्तित्व खतरे में है। न ये स्टेट बचेगा, न लोकतांत्रिक व्यवस्था। यानी आपको लगता है आर पार की लड़ाई अब यहां जरूरी आन पड़ी है। अरविंद, बस आपसे भी आखिर में एक छोटी सी टिप्पणी, वक्त की बहुत कमी है। आप इशारा कुछ कर रहे हैं कि कुछ लोगों का जो इसमें रोल हो सकता है, कुछ की भूमिका जो हो सकती है बहुत संदिग्ध हो सकती है। एक बार जरा हमें बताएं कि क्या इस हमले के पीछे किसी का हाथ होने का भी शक हो सकता है? आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इस बात का खुलासा होगा कि उस मूवमेंट के दौरान कौन लोग थे जो आधे रास्ते से उस कॉन्वॉय को छोड़कर गए, और कौन लोग थे जिन्हें जो कि तमाम उन लोगों के बीच में भी एक हल्की सी इंजरी आई और उसके बाद वो जीवित बच गए। तो ये सारी बातें जो आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा। मैं यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता की बात करना चाहूंगा,